बता दूं, टोटल आपके पास हैं 13 चैप्टर्स। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इन टोटल 13 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्योरली ज़ूलॉजी के हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्योरली बॉटनी के हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको मार्क्स के हवाले से भी बता दूं कि आपने फ़र्स्ट ईयर में बॉटनी का जो पेपर दिया था वो 45 मार्क्स का था, जबकि अब आप जब बॉटनी का पेपर देंगे इन सेकेंड ईयर तो वो आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा, बिल्कुल अपोजिट टू द फर्स्ट ईयर। और इसी तरह से ज़ूलॉजी का पेपर फर्स्ट ईयर में 40 मार्क्स का था, अब सेकेंड ईयर में ज़ूलॉजी का पेपर 45 मार्क्स का होगा। इसी तरह से प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल में भी अपोजिट होगा फर्स्ट ईयर का, वो ये कि बॉटनी प्रैक्टिकल आपका 8 मार्क्स का होगा और ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल आपका 7 मार्क्स का होगा, जिसका टोटल 15 मार्क्स बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली। अब आपके जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से अब देखें, टोटल जो 13 चैप्टर्स हैं ना, इनमें जो प्योरली आपके पास बॉटनी के चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो कम्प्लीटली ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं, लेकिन इनमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें ज़ूलॉजी का पार्ट भी मौजूद है और बॉटनी का पार्ट भी मौजूद है। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर 1 से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ होम्योस्टेसिस। चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। सही है, बेसिकली होम्योस्टेसिस क्या चीज़ है। तो होम्योस्टेसिस को बेटा पढ़ने के लिए आपको जो है वो ये आइडेंटिफाई करना, पहले जो है आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह आपके लिए कितनी सूटेबल है। सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही। सही है, जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि होम्यो मीन्स होम एंड स्टेसिस मीन्स टू मेंटेन। जिस तरह से आप अपने घर को मेंटेन करते हैं, तो आपकी बॉडी भी जो है वो आपकी बॉडी कंडीशंस को, इंटरनल बॉडी कंडीशंस को कैसे मेंटेन करेगी। सही है। तो देखें बेटा, आप जिस जगह पे रहते हैं वो आपका इन्वायरमेंट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर के अंदर फिशेस मौजूद होती हैं। सही है, पॉन्ड वाटर में अमीबा मौजूद होता है, तो हम क्या कहेंगे कि अमीबा का, फिशेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, वाटर है। सही है, हम लैंड पे मौजूद हुए हैं, हम लैंड पे मौजूद हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो लैंड पे मौजूद होते हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट लैंड है। सही है, इसी तरह से जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होते हैं, वो हैबिटेट, वो जगह जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनकी बॉडी कंडीशंस जो है वो मेंटेन रहती है, वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो होम्योस्टेसिस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलेट द इंटरनल बॉडी कंडीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन। सही है, स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या है कि बॉडी, आपकी बॉडी की वो कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी के तमाम फंक्शंस प्रॉपर वे में परफॉर्म हो रहे हो। सही है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है आपकी बॉडी के हिसाब से, लेकिन कुछ देर के बाद आप फील करते हैं कि टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। सही है, आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहोगे, बल्कि आप क्या करोगे कि अपने आप को कहीं और मूव करवा दोगे, आप बाहर चले जाओगे, ताकि आपकी बॉडी की कंडीशन जो है वो क्या हो, नॉर्मल स्टेट में, अगेन नॉर्मल स्टेट में आ सके। सही है, तो बॉडी की वो कंडीशन जो अनबैलेंस हो रही थी, उसे जो है वो किसी एक ऐसे रिएक्शन की वजह से आपने अपनी बॉडी की कंडीशन को क्या कर लिया, वापस जो है उसी हालत में आप लेकर आ गए, तो वो कंडीशन क्या कहलाई, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, टू रेगुलेट द इंटरनल बॉडी कंडीशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेडी स्टेट कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस।
आई होप कि आपको होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्टेडी स्टेट कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की रेगुलेशन। इसके अलावा बॉडी की जो एसिडिटी है, मीन्स के पीएच की रेगुलेशन, पीएच भी रेगुलेट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में एंजाइम्स के चैप्टर में कि एंजाइम्स जो है वो हर एंजाइम का अपना स्पेसिफिक पीएच होता है, वो उसी पीएच पे जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एंजाइम्स, सही है। तो पीएच का मेंटेन होना भी बहुत ज़रूरी है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन का मेंटेन होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर, सही है। तो वो तमाम चीज़ें जिसे बॉडी के अंदर जो है वो मेंटेन होना ज़रूरी है, सही है। तो उनको मेंटेन करने के लिए वो कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, उन प्रोसेस को हम नाम देते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस का, ठीक है। So there are three most important aspects of homeostasis, which is osmoregulation, second one excretion, and third one is thermoregulation. There are three aspects of homeostasis: osmoregulation, excretion, and thermoregulation. So students, फर्स्टली हम बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन की। व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर आपको पता है बेसिक यूनिट क्या है, सेल। सेल की वजह से ही आपकी बॉडी बनी है। तो सेल के अंदर मौजूद होता है वाटर कंटेंट, ठीक है। सॉल्यूशन, सेल का जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली किन चीज़ों से बना हुआ है, वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो गई, तो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी क्या एक्शन परफॉर्म करेगी, वो आपकी बॉडी में क्या एक्शन परफॉर्म करेगी, आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगा। जब आप प्यास आपको लगेगी तो फिर क्या होगा, आप पानी पिएंगे, फिर वाटर की क्वांटिटी जो है वो दोबारा से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली क्या है, रेगुलेशन ऑफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, उसको रेगुलेट करना, ये बेसिकली क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है बेटा, कि बॉडी से वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जिसे बॉडी की नीड नहीं है, ठीक है, बॉडी को जिसकी नीड नहीं है, वो सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर आ जाएं, एक्सक्रीट आउट हो जाएं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो आपने देखा है कि स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं। तो पसीने के थ्रू क्या होता है कि एक तो वाटर रिलीज़ होता है, उसके साथ जो मिनरल है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, वो भी उस स्वेटिंग के साथ साथ रिलीज़ आउट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है वो जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो गैसेस हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ऑक्सीजन को हमने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और उसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है आफ्टर द रिएक्शन, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की नीड हमारी बॉडी को नहीं है, ठीक है। तो बॉडी को ये ज़रूरत महसूस होगी कि हमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, टॉक्सिक जहरीले भी हो सकते हैं, उसे बॉडी से रिमूव किया जाए। तो हम इन रिटर्न क्या होता है, बॉडी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट कर देती है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें जिसे बॉडी की जो है वो नीड नहीं है, बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करता है, उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। अच्छा जी, एक्सक्रीशन के बाद हम बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट्स की, वो है आपके पास थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में बेसिकली बेटा, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि थर्मो मीन्स टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर मीन्स आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसे मेंटेन करना, वो क्या कहलाएगा, थर्मो रेगुलेशन, सही है। अब आप ये सोचेंगे कि थर्मो रेगुलेशन में टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है।
आपने जो है वो एंजाइम का चैप्टर पढ़ा हुआ है। आपने ये पढ़ा होगा कि एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, बहुत बेस्ट हो जाती है, हाईली एक्टिव होते हैं एंजाइम्स। जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे या उससे अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी रुक जाती है। एंजाइम्स, इवन के एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब एंजाइम जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, सही। अपनी एक्टिविटी के साथ साथ अपने आप को भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी कि एंजाइम्स जो है वो डीनेचर हो जाएंगे। इसीलिए बॉडी के अंदर टेम्परेचर का जो है रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें वाटर एंड सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन होती है। देन है आपके पास एक्सक्रीशन, जिसमें बॉडी में बनने वाले वो हार्मफुल मटेरियल्स जिसे बॉडी की जो बॉडी की नीड नहीं है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालना। एंड थर्मो रेगुलेशन, जिसमें टेम्परेचर का रेगुलेट होना, सही है। तो हमने यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स देख लिए। अब हम इस लेक्चर को थोड़ा सा समराइज करते हैं। देखें, समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने किसकी बात की, डेफिनेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, विच इज़ मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट कंडीशन, एंड important aspects of homeostasis, which is 3. Number 1, osmoregulation, then excretion and thermoregulation। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के हवाले से आपके पास जो क्वेश्चन बन जाता है वो इस टॉपिक से क्या बनेगा, व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस और डिफाइन होम्योस्टेसिस, ठीक है। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है, या हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आपका आंसर जो है वो सिंपल क्या होगा, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो आप ये देखें कि बॉटनी में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जा सकता है, डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो उसमें जस्ट आपने इसके नाम लिखने हैं और जो है वो शॉर्टली इसे डिफ़ाइन भी करना होगा, ठीक है। अगर डेफिनेशन लिखी होगी तो आप बेसिकली जो है वो डेफिनेशन लिखेंगे, लेकिन अगर नहीं लिखी होगी तो आप डेफिनेशंस नहीं लिखोगे, जस्ट आप उसके नेम को इंडिकेट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को देखा और उसके एस्पेक्ट्स को देखा आज। तो आज के लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें स्टडी की हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम होम्योस्टेसिस के आगे के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे।